टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हो रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न, हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और आज हमारे टैक्स गुरु हैं जो आपके सवालों का जवाब देंगे, टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। शरद कोहली साहब, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। कोरोना में लॉकडाउन के बावजूद आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि आपसे पूछूं कि क्या लोगों के सवाल है, उसके जवाब क्या हैं, सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि टैक्स गुरु में आज क्या खास रहने वाला है। किराया अधूरा पर इनकम टैक्स पूरा। लॉकडाउन के बीच अगर आप नहीं वसूल पा रहे हैं किराएदार से पूरा किराया, तो भी क्या चुकाना होगा पूरा टैक्स। कोरोना से बचाव के लिए कंपनियां अपने कर्मचारियों पर कर रही हैं खर्चा, तो क्या ले पाएंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा। और अगर आपने गलत हेड में जमा कर दिया है जीएसटी, तो गलती को कैसे सुधारा जाए, जानिए क्या है नियम। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे अपने टैक्स एक्सपर्ट से, लेकिन इससे पहले एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो इस लॉकडाउन और कोरोना की वजह से कमोबेश हर कोई उसको जूझ रहा है, वो है किराया अधूरा पर इनकम टैक्स पूरा। जी हाँ, आपने किराएदार से पूरे साल भर का एग्रीमेंट तो कर लिया कि हमें किराया कितना मिलने वाला है, लेकिन अक्सर देखने को मिल रहा है कि इन दिनों या तो किराएदार किराया दे नहीं रहा है या फिर पूरा किराया नहीं दे रहा है। तो ऐसे में टैक्स की देनदारी क्या बनती है, जो आपने पहले तय किया उसके हिसाब से या फिर जो आप पा रहे हैं उसके हिसाब से। कोहली साहब, ये बहुत ही यक्ष प्रश्न है। जी हाँ, बिल्कुल। और लक्ष्मण, हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने भी और कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री ने भी अपील करी लोगों से कि भाई अभी आप किराए पे थोड़ा हल्का हाथ रखिए, लैंडलॉर्ड से अपील करी। पर अब सवाल ये उठता है कि अगर किराया आपके पास आ नहीं रहा है तो इनकम में उसको क्या दिखाया जाए कि नहीं दिखाया जाए। अब इसका समाधान आयकर ने खुद ही दिया हुआ है। अगर मकान मालिक ने, लक्ष्मण, ये चेष्टा करी है किराएदार से वसूलने की, चेष्टा का मतलब फोन किए, उनको ईमेल भेजी, व्हाट्सएप किए और रिक्वेस्ट करी भैया किराया दे दीजिए, और ये सब चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं, मतलब आपके पास कोई प्रूफ है, तो उस हालात में लैंडलॉर्ड को किराया अपनी आय में नहीं दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना की इजाजत दी जाएगी। पर इसमें सवाल यह है कि जब वो किराया बाद में मिलेगा तो एक सेक्शन 25A दिया गया है लक्ष्मण आयकर में, उसके अंतर्गत जिस साल में आपको मिलेगा या जब भी मिलेगा, मान लीजिए साल बदल गया है, तो उस साल में उसको दिखा दिया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि जीएसटी का क्या होगा। कुछ लैंडलॉर्ड क्या करते हैं कि जीएसटी जमा करा देते हैं उस पर, और किराएदार तो किराया दे नहीं रहा है। तो ऐसे में किराएदार को जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है वो 6 महीने तक अगर उसने नहीं दिया तो उसके बाद वो इनपुट टैक्स क्रेडिट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में जाके जुड़ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर किराया नहीं आ रहा है तो फायदा जो है वो लैंडलॉर्ड का आयकर के नियम हम देखें तो उस लिहाज से भी है, और जीएसटी में भी 6 महीने से ऊपर जाता है उस लिहाज से भी है। तो इसमें आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि मान लिया किराया इस साल नहीं भी ले पाते हैं तब भी कोई बात नहीं, बकाया किराया अगर आप अगले कारोबारी साल में लेते हैं तब उस साल की इनकम में दिखाइए, उसके हिसाब से आप टैक्स चुका सकते हैं। आपको किसी भी तरह के झंझट मोल लेने की जरूरत नहीं है। किराया नहीं मिल रहा है तो उसको आमदनी मत दिखाइए, उस पर आपको टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहला सवाल किराए से जुड़ा हुआ यही है, यह है पंकज कपाड़िया जी का। इन्होंने ईमेल के जरिए अपना सवाल भेजा है। इनकी प्रॉपर्टी कमर्शियल एरिया में है जिससे 2.5 लाख रुपए हर महीने किराया आता है, लेकिन पिछले 13 महीने से इनके किराएदार ने किराया नहीं चुकाया है, जिसके बाद इन्होंने अपने किराएदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। पंकज जी जहां किराए पर जीएसटी चुका रहे हैं वहीं किराएदार उसका क्रेडिट भी ले जाता है। पंकज जी के पास रेंट की रसीद भी नहीं है। इनका सवाल यह है कि क्या जो किराया नहीं मिला है उसकी जानकारी रिटर्न में देनी होगी। तो बिल्कुल हमें खेद है और उम्मीद करते हैं आपका किराया वसूला जाए, परंतु नहीं आया तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप इसको अपनी आयकर विवरणी में, आयकर रिटर्न में ना दिखाएं, इसको एरियर्स ट्रीट करते हैं। सेक्शन 25A के अंतर्गत जब भी आए, हम प्रार्थना करते हैं कि आए, तो उस समय इसको आप दिखा सकते हैं। और जहां तक बात जीएसटी की है, आप जीएसटी जमा कराते रहे बहुत ईमानदारी से, और जब आप जमा कराते हैं आपको पता होगा उसके इनपुट टैक्स क्रेडिट में वो ले सकते हैं, उसको सिस्टम में आ जाता है। तो 6 महीने से ऊपर साहब वो नहीं ले पाएंगे इसको। 6 महीने अगर उन्होंने किराया नहीं दिया तो उनको अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में इस किराए को जोड़ना पड़ेगा।
तो पंकज जी नोट कर लीजिए, आयकर का भी और जीएसटी का भी। इसमें एक चीज और है जो पंकज जी ने अपने ईमेल में लिखा भी है, वो ये है कि उन्होंने अपने किराएदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। अब चूंकि ये सब जुडिस मामला है, तो इससे टैक्स की देनदारी पे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल, ये तो लक्ष्मण स्वयं एक प्रूफ बन गया। जैसा मैंने अभी बताया था कि आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने रिकवरी के लिए पर्याप्त एफर्ट किए हैं। तो मुकदमा करना, तो मुकदमे के कागजात अपने पास रखिए, कभी अगर आयकर वाले मांगते हैं तो आप रखिए। ये किराए को ना इनकम में दिखाने का एक सपोर्ट रहेगा कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। चलिए, अगला सवाल हमारे पास है, फोन लाइन से हैं दिल्ली के राजकुमार सहरावत जी। राजकुमार जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? बोले जी नमस्कार। मेरा एक सवाल है, दो सवाल हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो टर्नओवर है वो तो समझ में आता है कि जो फेवरेबल और अनफेवरेबल है दोनों का सम, लेकिन ये टर्नओवर जो है वो ITR 3 में हम कहाँ भरेंगे? देखिए राजकुमार जी, जो टर्नओवर है एफएनओ का, वो आपको भरना होता है, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि एफएनओ को वो स्पेकुलेटिव इनकम ले लेते हैं, परंतु ये रेगुलर इनकम में जाएगा। मैं आप 3 चीजें जोड़नी होती है राजकुमार जी, मैं आपको बता देता हूं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे करना है। पहले जो फेवरेबल अनफेवरेबल जो आपने कहा, पॉजिटिव नेगेटिव, वो लेने ही लेने हैं। उसके बाद मान लीजिए आपने कोई ऑप्शन बेचा है, तो उसका जो डिफरेंस है वो भी आपको, प्रीमियम जो है वो आपको लेना पड़ेगा। और तीसरा, जो आपने सारे ट्रेड्स किए हैं वो आपको मालूम ही है। तो एफएनओ का नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, और ये नॉर्मल बिजनेस इनकम जहां पर दिखाते हैं, इसको राजकुमार जी वहीं पर दिखाना होता है। बहुत सारे लोग इसको, हमारे पास हर बार हर एपिसोड में लक्ष्मण सवाल आता है कि इसको स्पेकुलेटिव में दिखा देते हैं, कभी कहीं अदर इनकम में दिखा देता है, कोई कैपिटल गेन में दिखा देता है, परंतु ये नॉर्मल बिजनेस इनकम में दिखाना चाहिए। चलिए, अगला सवाल हमारे साथ हैं गाजियाबाद से शरद चंद्र अग्रवाल जी। शरद चंद्र जी, ये उम्मीद है कि आप सुरक्षित होंगे, गाजियाबाद भी रेड जोन इलाके में है और पूरा ध्यान रखते होंगे अपना, लेकिन इस बीच क्या उलझन है आपके टैक्स से जुड़े हुए जो हम दूर करना चाहते हैं? जी, लक्ष्मण जी एंड शरद कोहली जी को नमस्कार। नमस्कार। मैंने टैक्स ग्रुप में टैक्स ग्रुप का बहुत नमस्कार। नमस्कार शरद जी, मेरे हम नाम हैं। जी 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 जी। आपका ये प्रोग्राम काफी इंफॉर्मेटिव है तथा टैक्स पेयर्स के लिए टैक्स प्रॉब्लम को समाधान करने में काफी हेल्पफुल है। मेरा प्रश्न है, मैंने असेसमेंट ईयर 19-20 में अपने बैंक से जहां मुझे पेंशन मिलती है 1,20,000 रुपए TDS कटवाया था तथा 70,000 रुपए सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा था। मेरे 26 एएस में यह राशि दिखाई गई है। फिर भी 143(1) का जो नोटिस इंटीमेशन जो मुझे मिला है, जो कि अभी 10 अप्रैल 1920 को मिला है, मतलब 20 को मिला है, उसमें TDS राशि 1,20,000 की जगह 80,000 ही दिखाई गई है और उसी हिसाब से मेरा रिफंड दे दिया गया है। ओहो, जी हाँ शरद जी, ऐसा करिए। लक्ष्मण, लग रहा है मैं खुद को बुला रहा हूँ। शरद जी, आप करिए, अकाउंट में जाइए अपने, और अकाउंट में जाके आप एक न्यू रिक्वेस्ट जनरेट करिए। वहां पर आप रेक्टिफिकेशन का ऑप्शन लीजिए और एक बार फिर से आप रिक्वेस्ट सबमिट करें। आपको पता होगा कि रेक्टिफिकेशन को एनेबल करने की परमिशन आने में 1 दिन से 7 दिन तक लग जाता है, तो उसके इंतजार करिए। जैसे ही रेक्टिफिकेशन एनेबल हो, आप अपनी जो रिटर्न है उसको ठीक टैक्स दिखा के, जो पूरा आपका 1,20,000 था, ठीक दिखा के उसको दोबारा से कर दें, आपका रिफंड आ जाएगा। सरकार ने शरद जी मुहिम चलाई है 5 लाख से कम रिटर्न्स रिफंड्स को जल्दी इशू करने की, और आपको पता होगा बहुत सारे 14 लाख लोगों के इशू करे गए हैं, और कोरोना की वजह से सरकार चाह रही है पैसा ज्यादा से ज्यादा दिया जाए। जल्दी से करिए, आपका फटाफट, हमें पूरी उम्मीद है आ जाएगा। बिल्कुल, बहुत जल्द कर लीजिए, क्योंकि अभी कोरोना के दौर में सरकार चाहती भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिफंड जाए, तो आपको जल्द से जल्द रिफंड मिल भी जाएगा। अगर फिर भी रिफंड नहीं आए तो शरद जी, आपके लिए हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब रहेंगे, चूंकि हम नाम है तो विशेष आपका ध्यान रखेंगे ज़रूर। चलिए, अगले कॉलर हमारे साथ हैं पुणे से विवेक तिवारी जी। विवेक जी, क्या सवाल है आपके? सर, मैं सबसे पहले CNBC आवाज टीम को बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगा, एंड सेकेंडली सर जो मेरे सारे क्वेश्चंस को रिजॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच सर। और मेरा क्वेश्चन सर रिगार्डिंग HRA था सर। मेरा ग्रॉस इनकम है सर 8.5 लाख, और मैं HRA जो लेता हूँ वो है 1,01,000। इसके अलावा सर मैं जो रेंट पे करता हूँ अपना मंथली, वो है 8,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग 96,000। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं जो ये रिबेट ITR में फिल करता हूँ तो वो कहाँ पे करना चाहिए और कैसे डिडक्शन उसका सर मिल पाएगा मुझे? विवेक जी, बहुत खूब। पुणे में ध्यान रखिए, पुणे भी लक्ष्मण रेड जोन में है। जी हाँ, अपनी आयकर रिटर्न में जाइए,
वहां पर विवेक जी आपको सैलरी का स्केड्यूल मिलेगा। सैलरी स्केड्यूल में सेक्शन 10(13)(a) के अंतर्गत HRA का रिबेट मिलता है। याद रखिएगा सेक्शन 10(13)(a), उसमें 3 कंडीशंस है। एक्चुअली रिसीव्ड, मतलब जो आपने एक्चुअल रेंट किया है, पे किया है, या 40, क्योंकि आप पुणे में है, 40% ऑफ सैलरी, या एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। इन तीनों कंडीशंस को देखिए, तीनों में से जो सबसे कम है वो आपके HRA में से माइनस हो जाएगा, सैलरी स्केड्यूल में जाके वहां भर दीजिए। वैसे ज्यादातर तो कंपनियां ही इसका ख्याल रख लेती हैं। मुझे लग रहा है आपने कंपनी को रेंट रिसीट नहीं दी होगी या समय पर नहीं दी होगी, तभी आपको खुद ये दिखाना पड़ रहा है, वरना फॉर्म 16 में ये खुद ब खुद लग के आ जाता है। तो सैलरी शेड्यूल खोलिए और आगे बढ़ जाइए। चलिए, मुझे उम्मीद है कि विवेक जी के जो उलझन है वो शरद जी के जवाब से अब दूर हो जाएगी। अभी फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कोरोना से बचाव के लिए अगर कंपनी अपने कर्मचारियों पर कर रही है खर्चा तो क्या ले पाएंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोरोना के इस दौर में अगर आप घर में बैठे हैं तब भी हम घर में बैठे बैठे आपके टैक्स से जुड़े सारे उलझनों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और यही हमारा मकसद भी है। और इसीलिए इस बार खास टैक्स गुरु का स्पेशल है, जिसमें हमारे साथ शरद कोहली साहब जो कि टैक्स एक्सपर्ट हैं। अब तक कई सारे सवालों का जवाब दे चुके हैं। अगले कॉलर हैं नए सवाल को लेकर के, कोलकाता से प्रदीप कुमार गांगुली साहब। गांगुली साहब, क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं जो वहाँ पे आंधी तूफान आया था उसके बाद हालात थोड़े से सामान्य होते जा रहे होंगे। हाँ, सब ठीक हो रहा है धीरे धीरे। चलिए, जल्दी ठीक हो जाए, हमारी कामना यही है। बताइए क्या उलझन है आपकी? मैं एक तो यूनिट लिंक्ड पेंशन प्लान सब्सक्राइब किया था, मैच्योरिटी तक सब प्रीमियम पे किया था। मैच्योरिटी जब टाइम आया तो पेंशन लेने का बदले मैं उसको सरेंडर कर दिया और वो सरेंडर वैल्यू ले लिया, उसका सरेंडर वैल्यू जो फंड वैल्यू था वो ले लिया। तो इसका टैक्स का बारे में इसका पता नहीं, इसका टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा, अगर होगा भी तो इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा कि नहीं। गांगुली साहब, हम आपको खुशखबरी देते हैं। लक्ष्मण जी, एक मेरे मन में 2 लाइन आ रही है गांगुली साहब, क्योंकि कोलकाता में बैठे हैं और बहुत कोलकाता में, क्योंकि आपने कहा कि वहां पर अभी तूफान भी आया। जब भी उलझन कोई टैक्स से संबंधित मन में हलचल मचा जाती है तो लक्ष्मण के जरिए टैक्स गुरु में कोई ना कोई खुशखबरी आ जाती है। अरे वाह, गांगुली साहब, हम आपको खुशखबरी देते हैं ना। तो 5 साल तक अगर आपने इसको रखा है तो 5 साल के बाद इंडेक्सेशन को भूल जाइए। एनएबी जो यूलिप पे जो आप रियलाइज करते हैं, जो एनएबी होती है, भले ही आपका म्याद पूरी ना हुई हो पर 5 साल पूरे हो गए हो, आपको कोई भी टैक्स कैपिटल गेन नहीं लगेगा। यही नहीं, आप जो प्रीमियम देते रहे हैं अगर वो 10% से कम है, 10(10)(d) के अंतर्गत, मतलब टोटल इंश्योर्ड अमाउंट से 10% कम है, तो वो भी आपका पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने, आपकी बातों से लग रहा है कि आपने 5 साल से ज्यादा ही रखा होगा। पूरा एग्जेम्प्ट है, रिलैक्स करिए। चलिए रिलैक्स करिए, कोई चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये सारे सवाल थे अब तक इनकम टैक्स से जुड़े हुए, लेकिन हमारे पास जीएसटी जुड़े हुए कई सारे सवाल आते हैं। तो अब बारी है जीएसटी जुड़े आपके उलझनों को दूर करने की। अभी जो जीएसटी से जुड़े सवाल लें, इससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा, कोरोना के इस दौर में यह मुद्दा काफी ज्यादा ज्वलंत है। दरअसल अभी तक नियम कहते हैं थे कि अगर कोई कंपनी अपने कर्मचारियों के वेलफेयर यानी देखभाल पर खर्च करती है तो वो इस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं ले सकती है। लेकिन अब कोरोना के चलते नियमों में बदलाव किया गया है। सर जी, ये नया नियम क्या है, थोड़ा बताइए, ताकि कर्मचारी भी खुश हो जाए कि हमारे ऊपर कंपनी खर्च करना चाहती है और कंपनी भी खुश हो और कर्मचारी पर खर्च करे। इनपुट टैक्स क्रेडिट एक स्टाफ वेलफेयर ऐसा आइटम था जिसपे किए गए खर्चे पे इनपुट टैक्स क्रेडिट कंपनी नहीं ले पाती थी। और जब से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया, लगाया गया, एपिडेमिक्स डिजीजेस एक्ट लगाया गया, इसके अंतर्गत कुछ कंपनीज पे खर्चा करना लाजमी कर दिया गया, ऑब्लिगेटरी कर दिया गया। जैसे आप एम्प्लॉइज के मास्क पे खर्च कर रहे हैं, सैनिटाइजर्स पे खर्च कर रहे हैं, उनके लिए आप कोई मेडिक्लेम पॉलिसी ले रहे हैं जो कि कोरोना से उनको प्रोटेक्टेड रखे, और या आप ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर रहे हैं, तो ये खर्चे भी स्टाफ वेलफेयर में आते हैं। तो क्योंकि ये स्टाफ वेलफेयर में आते हैं, लाजमी बात है इस पे जीएसटी जाता होगा। तो साहब, अब वो जीएसटी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में इन खर्चों पर मिलेगा, जबकि वैसे वो स्टाफ वेलफेयर पे पहले नहीं मिलता था। तो लक्ष्मण, ये बदलाव आया है
और मैं समझता हूं कंपनियों के लिए बहुत बड़ी राहत है। मुझे कंपनियों के लिए भी राहत की बात है और कर्मचारियों के लिए भी, क्योंकि कंपनी को और इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा तो जाहिर तौर पर कंपनी भी दिल खोल करके कर्मचारियों पर खर्च करेगी। लेकिन आपने एक बड़ी पते की बात कही कि ये नियम पहले नहीं था, ये अभी नियम इसलिए लाया गया है चूंकि हमने एक खास कानून लागू किया है। लेकिन ये कानून स्थायी तो है नहीं, जब तक कोरोना का काल है तब तक कानून है। तो एक बार एक कानून खत्म हो गया तो फिर ये सुविधा खत्म हो जाएगी, क्या मैं सही समझ रहा हूं? हाँ, ये सरकार के ऊपर है। अगर देखिए, अगर एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट लागू रहता है और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जब तक लागू रहता है तब तक ये रहेगी। बाकी हम ये आपको और मुझे पता है कि कोरोना थोड़े लंबे काल तक रहने वाला है, तो देखिए सैनिटाइजर तो इस्तेमाल करना रहेगा, पर हो सकता है बाकी चीजों में कुछ रियायत दी जाए, तो फिर यहां भी कुछ रियायत आने की उम्मीद है। चलिए, आप उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है और आप उम्मीद काफी ज्यादा करते हैं शरद जी। फिलहाल अगला सवाल लेते हैं, जमशेदपुर से हमारे साथ हैं बालकृष्ण दास जी। पूछिए बालकृष्ण जी, क्या सवाल है आपके? हाँ जी। जो जीएसटी पेएबल है उसके अलावा वो बिजली और पानी पर भी जीएसटी चार्ज गलत तरीके से करती है और मना करने से नहीं मानती है, और इसको रोकने के लिए मैंने तरह तरह के प्रयास किए हैं। जैसे कि मैं कमिश्नर सीजीएसटी के पास गया, वहाँ प्राइम मिनिस्टर के यहाँ ऑनलाइन कंप्लेन किया, आरटीआई का भी रास्ता अख्तियार किया है, पर लास्ट 3 ईयर से जो है कोल्ड स्टोरेज में पड़ा हुआ है कमिश्नर के ऑफिस में, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है और हम लोग को गलत तरीके से जीएसटी ये कंपनी चार्ज करते जा रही है, और हमारी उम्र ऐसी नहीं कि मैं कोर्ट में जा सकूं। तो इसमें क्या समाधान हो सकता है सर? देखिए बालकृष्ण दास जी, अगर आपसे गलत तरीके से जीएसटी लिया जा रहा है, पहले तो मैं आपको बता दूं, बिजली पे तो बिल्कुल जीएसटी नहीं है, ये तो हम सब जानते हैं, देश पूरा जानता है। बिजली पर, पेट्रोल पर और लिकर, इन 3 आइटम्स पे जीएसटी नहीं है। पर जो मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं किसी भी सोसाइटी के, मान लीजिए वो मेंटेनेंस चार्जेस ले रही है, उस पर जीएसटी अप्लाई होता है। तो पहले आप ध्यान से देख लीजिए कि आप किन किन चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। दूसरा, आपने कहा कि मान लीजिए शिकायत करने की नौबत आ ही रही है, गैर जायज तरीके से आपसे लिया जा रहा है, तो आपके इलाके के जो जीएसटी कमिश्नर हैं वो इस मामले में सही अथॉरिटी होंगे। आप उनके पास जाइए, आप तो सीनियर सिटीजन हैं, आप जाके उनसे मिलिए, मिलके आप उनसे बताइए कि साहब ऐसे लिया जा रहा है, अपने आप कार्रवाई वो करेंगे, उनके ऊपर इसको छोड़ दी। इसमें थोड़ा सा और क्लैरिटी दे दीजिए अग्रवाल साहब को कि ये जो हम कह रहे हैं कि मेंटेनेंस पर सोसाइटी जीएसटी ले सकती है, तो शरद जी, ये मेंटेनेंस के नाम पे क्या सोसाइटी जो बिजली सुविधा मुहैया कराती है, जैसे जेनसेट से कई सारी सोसाइटी में बिजली की सुविधा मुहैया कराई जाती है, पानी की विशेष सुविधा अलग से कराई जाती है वहाँ पे बोरवेल करके, तो ये भी क्या उस मेंटेनेंस का हिस्सा हो सकता है? देखिए, अगर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट कॉम्प्रिहेंसिव है, जो सरकारी बिजली आ रही है लक्ष्मण, उस पे तो नहीं कर सकते क्योंकि उस बिजली पे पीछे से ही जीएसटी नहीं है। पर अगर सोसाइटी खुद ये सारी चीजें मुहैया करा रही है और जीएसटी का एक कॉम्प्रिहेंसिव चार्ज, मेरा मतलब मेंटेनेंस का एक कॉम्प्रिहेंसिव चार्ज ले रही है, तो वहां पर फिर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है। इसीलिए मैंने बालकृष्ण दास जी को यह सलाह दी है कि पहले वो उसका एक विश्लेषण कर लें कि उस मेंटेनेंस चार्ज में क्या क्या जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपने जो लक्ष्मण जिक्र करी, इसमें एक और चीज कि जीएसटी सोसाइटी वसूल सकती है, इसके भी नियम है, मतलब सोसाइटी चार्जेस एक लिमिट है, कुछ सीमा है, उससे ऊपर होगा तभी आप जीएसटी वसूल सकते हैं। जी हाँ, सोसाइटी देखिए, जितनी भी सोसाइटीज हैं लक्ष्मण, वो ज्यादातर सोसाइटीज इस जीएसटी नियम के अंतर्गत कवर होती हैं। पर इसमें यही देखना, क्योंकि कुछ सोसाइटी मेरी जानकारी में आई जिन्होंने क्या किया कि बिजली के बिल को उन्होंने उसमें मेंटेनेंस में जोड़ दिया, बिजली का बिल अलग नहीं आता था, तो वो गलत था। तो वहां पर क्या किया गया कि उस मेंटेनेंस चार्ज के 2 टुकड़े कर दिए गए, आपको इसको अलग कर दीजिए, उसको अलग कर दीजिए। मुझे लग रहा है इनकी समस्या कुछ कहीं वहीं पर है, इसीलिए मैं फिर इनको सलाह दूंगा कि उसका एक बार विश्लेषण जरूर कर लें। विश्लेषण कर लीजिए, आप ईमेल करिए, सीनियर सिटीजन नहीं पहुंच पाते अपने जीएसटी कमिश्नर के पास तो कोई नहीं, आप टैक्स गुरु को सवाल भेजिए, हम लोग कोशिश करेंगे अपने प्लेटफॉर्म से वहां तक आपके शिकायत को पहुंचाया जा सके। अगला सवाल लेते हैं, ईमेल के जरिए स्वाति तिवारी जी का आया है। इन्होंने एक फ्लैट खरीदा जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बिल्डर ने इन्हें 12% की दर से जीएसटी चुकाने के लिए कहा है। अब ये जानना चाहती हैं कि चुकाए गए जीएसटी पर रिफंड या कोई टैक्स छूट मिल पाएगी क्या? स्वाति जी, बिल्डर की राइट है कि वो आपसे जीएसटी ले। 12% जीएसटी, आपको पता होगा कि कुछ बिल्डर 5% भी लेते हैं, पर उसमें उनको बिल्डर को आईटीसी नहीं मिलता है, उनके पास चॉइस होती है, आईटीसी लेना है तो आपको 12% पे जाना पड़ेगा, नहीं लेना है तो 5% पे। तो स्वाति जी, क्योंकि आप देखिए जीएसटी की जो प्रक्रिया है वो कंज्यूमर पे आके इनपुट टैक्स क्रेडिट की प्रक्रिया रुक जाती है, तो क्योंकि आप एंड यूजर हैं तो इसलिए आप तक आके आप इसका कोई बेनिफिट नहीं ले सकते, आपकी ये कॉस्ट बन जाएगी। समझ लीजिए कि फ्लैट आपको
12% फालतू का पड़ा, क्योंकि आपको इसका कहीं क्रेडिट या रिफंड नहीं मिलेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं स्वाति जी के सवालों का जवाब मिल गया होगा। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अगर आपने गलत हेड में जमा कर दिया है जीएसटी तो गलती को कैसे सुधारा जाए। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। अगले कॉलर हमारे साथ हैं दिल्ली से संजय गुप्ता जी। संजय जी, क्या सवाल है आपके? नमस्कार जी, मैं संजय गुप्ता हूँ। जी नमस्कार। मेरा प्लास्टिक मटेरियल का काम है, मैं ट्रेडिंग करता हूँ प्लास्टिक मटेरियल में। अच्छा, मैंने गलती से पेमेंट है ना पेनल्टी हेड में कर दी, अपनी जो जीएसटी की पेमेंट होती है, तो जब टैक्स में करनी चाहिए थी। अब मुझे बताइए इसके लिए क्या करना है, किस तरह से रिजॉल्व होगा मेरा इशू। संजय जी दिल्ली में मुझे पता लगा 47 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया। लाइए आपको ठंडी ठंडी खबर दे देते हैं। लक्ष्मण, क्या होता था कि पहले जब गलत हेड में जाता था तो उसमें लोग फंस जाते थे, वो चेंज नहीं हो पाता था। पर अब एक PMT 09 करके संजय जी फॉर्म निकाला गया है। आप जैसे ही उस फॉर्म को भरेंगे, उस फॉर्म के जरिए आप वो जो गलत हेड में गया है उसको आप ठीक हेड में कर सकते हैं। लोग तो पेनल्टी देने से बचते हैं, आपने तो टैक्स को ही पेनल्टी बना के दे दिया। कोई चिंता की बात नहीं है। हमने आपको कहा ठंडी खबर देते हैं, 47 टेम्परेचर में PMT 09 भरिए और ये त्रुटि को तुरंत सुधार लीजिए। चलिए, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। शरद कोहली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी दर्शकों का सवालों का जवाब देने के लिए। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। अगर आपके पास भी कोई सवाल है, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा सवाल हो या फिर जीएसटी जुड़ा हुआ, आप हमें ईमेल कर दीजिए tax@moneycontrol.com पर। लेकिन आप अपने ईमेल के साथ आप अपना मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे नए मुद्दों के साथ, नए सवालों के साथ। नमस्कार।